हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। आज हम यूपीएससी में आए हुए 2017 में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखते हैं और शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में जो बटलर कमेटी थी, बटलर कमेटी 1927 में जो गठित की गई थी, उसका उद्देश्य क्या था। नंबर ए है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता सुनिश्चित करना, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, राष्ट्रवादी प्रेस में सेंसर व्यवस्था अध्यारोपित करना, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। अब इसमें आपको मैं बताऊं कि जो बटलर कमेटी थी, ये सर हर्ट, जो हमारे थे सर हर्ट कोर बटलर, उनकी अध्यक्षता में गठित की गई थी और इनका उद्देश्य था कि हमें ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों के बीच को संबंध को पुनः परिभाषित करना है, उसकी आवश्यकता थी। तो इसलिए कमेटी गठित की गई और इसने अपनी जो रिपोर्ट दी वो 1929 में अपनी रिपोर्ट दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, गजलू लक्ष्मी नरसुचेट्टी महाजन मद्रास महाजन सभा के संस्थापक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। उपरोक्त युग में से कौन सा सही युग सम्मिलित है, सही बताना है। तो इसमें फर्स्ट क्या है, राधाकांत देव। राधाकांत देव किससे संबंध है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के। ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष रहे और तो ये ठीक हुआ। इन्होंने 1851 में इसकी स्थापना की थी और इसमें संस्थापक सदस्य देवेंद्रनाथ टैगोर भी रहे। देवेंद्रनाथ टैगोर को आप जानते हैं, ठीक है। फिर गजलू लक्ष्मी नरसुचेट्टी मद्रास महाजन सभा की स्थापना वास्तव में 1884 में की थी और इसमें थे वी राघवाचारी। इसकी स्थापना किसने की थी, वी राघवाचारी ने। और गजलू लक्ष्मी नरसुचेट्टी ये थे मद्रास नेटिव एसोसिएशन से संबंधित और ये 1848 में स्थापित हुई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो भारत के दूसरे सिविल सर्विस ऑफिसर भी बन रहे और सिलेक्ट हुए थे, दूसरे इंडियन, और इनका टर्मिनेशन हो गया था किसी बात को लेकर और 1876 में इन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और फिर बाद में ये कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी बने, ठीक। एक तो 1895 में बने, एक 1902 में। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडियन एसोसिएशन के, अच्छा इसमें बताया गया है एक 1902 में। एक इनके बारे में राधाकांत देव जी के बारे में यह है कि शब्द कल्पद्रुम, एक इन्होंने संस्कृत का आधुनिक महाशब्दकोश की स्थापना की थी। ये पूछा जा सकता है कभी भी क्वेश्चन, शब्द कल्पद्रुम ये किसने की थी, राधाकांत देव ने। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था, इन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी। ये पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ थे और इंडियन परंपराओं को ये एज इट इज रखना चाहते थे और ये चाहते थे कि पश्चिमी अंग्रेज उसमें कोई भी छेड़खानी ना करे। गजलू लक्ष्मी नरसुचेट्टी मद्रास नेटिव एसोसिएशन से संबंधित है, स्थापना 1849 में की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की 1876 में और इसमें इनके सहायक थे आनंद मोहन बोस। और इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी इंग्लिश में, उसका नाम था द बंगाली और ये इंग्लिश में थी, बंगाली में नहीं, बंगला भाषा में नहीं थी, ये इंग्लिश में थी। 1800 और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने 1895 में और 1902 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित है। अब देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ये तो जमींदारी प्रथा से संबंधित है, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ये दोनों के दोनों जो है रैयतवाड़ी से संबंधित है। रैयतवाड़ी
रैयतवाड़ी व्यवस्था से। और जो थॉमस मुनरो थे ये मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। 1800 इन्होंने शुरुआत जो की थी इसकी 1812 में की थी। 1812 में इन्होंने एक 12 महल में प्रैक्टिकल किया था, और जब वो इन्हें लगा कि ये प्रैक्टिकल जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो इन्होंने पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में 1820 में, जब ये वहाँ के गवर्नर थे, तो इन्होंने उसको लागू कर दिया। इसके अंतर्गत होता क्या था, रैयतवाड़ी के अंतर्गत इसमें रैयतों के साथ सीधे कॉन्ट्रैक्ट होते थे सरकार के। क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट होता था कि भाई आप हमें टैक्स दोगे, आप जमीन के मालिक होंगे, आप जमीन को गिरवी भी रख सकते हो, आप जमीन को बेच भी सकते हो, लेकिन जब तक आप टैक्स देते रहेंगे तब तक आप मालिक हो। जिस दिन आप टैक्स देना बंद कर देंगे तब आप जो है मालिक नहीं रहोगे, आपसे भूमि बेदखल कर दिए जाओगे। अब दूसरी चीज हो रही कि इसमें क्या था, इनमें उपज के आधार पर टैक्स लगाया गया कि जितनी उपज होगी उसका आधा, एक आकलन कर लिया उपज का, और जितनी उपज होगी उसका आधा जो है आप टैक्स के रूप में देंगे। और इसमें भी सूर्यास्त का नियम, जैसे जमींदारी प्रथा में सूर्यास्त का नियम था, यहाँ पर भी वो लागू होता था। और इसमें जुड़े हैं अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, यानी कि 2 और 3। आपका आंसर हुआ सी। नेक्स्ट इसका एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि 12 महल में ये शुरुआत हुई, और ये थे 1820 से और 27 तक मद्रास के गवर्नर। ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ ले जरूर, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। यूपीएससी में भी आ सकते हैं, पीसीएस में भी, स्टेट पीसीएस में भी आ सकते हैं, तो खासतौर से यूपी पीसीएस में। यूपी पीसीएस तो बिल्कुल यूपीएससी को फॉलो करता है, तो यूपीएससी के पैटर्न पर ही यूपी पीसीएस चलता है। तो मैं चाहता हूं कि आपकी ये क्वेश्चंस करने से 2 तरह की तैयारी हो रही है, यूपीएससी की भी हो रही है और यूपी पीसीएस की भी तैयारी हो रही है, तो इसको आप अवॉइड ना करें। राज्य सीधे कंपनी को देगा कृषक, और अपनी भूमि से अधिकार से वंचित नहीं होगा जब तक वह कर देता रहेगा। खेत की उपज का अनुमान लगाकर उसका आधा राजस्व कर के रूप में देगा। और एक बात याद रखना, ये जितना ब्रिटिश भारत था उसका 51% पर सबसे ज्यादा रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। जो टैक्स भू राजस्व के रूप में जो बंदोबस्त किए गए थे उसमें रैयतवाड़ी का 51% रोल है। और इसमें ये मद्रास में तो था ही, साथ में बंबई, असम और सिंध के कुछ क्षेत्रों में भी यह व्यवस्था लागू थी। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। और 51% था ये कुल भूभाग का। और इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण भूमि की उपज के आधार पर किया जाता था, और सूर्यास्त नियम इसमें भी लागू होता है। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, निम्नलिखित में से किस का उपबंध करता है? ये देखिए 1929 का वो पीरियड है जब आर्थिक मंदी चल रही थी विश्व स्तर पर, और उद्योगों में बड़ा, मतलब एक तरह से इकोनॉमी को बड़ा लॉस हो रहा था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है ये सब। तो वहां पर आए दिन जो हड़तालें होती थी या फैक्ट्रीज बंद होती थी, उससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता था। और इस एवज में इन्होंने ये जो है ट्रेड बिल, जो डिस्प्यूट बिल है, इसमें क्या करते थे, इन्होंने बहुत सारे अधिकरणों के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी, ट्रिब्यूनल्स के लिए। और साथ में इन्होंने एक नियम लागू कर दिया कि भाई हड़ताल, अगर आप जरूरी सेवाओं पर हड़ताल और तालाबंदी जब करेंगे उससे पहले आपको एक नोटिस देना होगा। तो नेक्स्ट इसमें एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि 1929 ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में अधिकरणों की एक प्रणाली और हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन की स्थापना करना। ठीक है। और इसका सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं और बिना नोटिस के हड़ताल या तालाबंदी को प्रतिबंधित करना मना हो गया। बिना नोटिस के आप हड़ताल नहीं करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। रॉयल इंडियन नेवी में गदर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो गदर है ये नेवी का, ये 1946 का है, और जो ये है आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में है। और इसमें आपको देखना होगा कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, ये गांधी जी इसमें गए थे, और गांधी जी ने इसमें जाकर अपना प्रतिनिधित्व करा था, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता, और कांग्रेस को इसमें जाना अनिवार्य कर दिया गया था। यही इरविन और गांधी की शर्त में एक थी।
और वहां पर लेकिन कोई विचार बना नहीं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस नहीं गई, द्वितीय गोल सम्मेलन में ये गांधी समझौते के अंतर्गत वहां पर वो गए, लेकिन तीसरे गोलमेज जब उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ तो इन्होंने तीसरी गोलमेज सम्मेलन में जाने से मना कर दिया और इन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया। और ऐसी स्थिति में आपको बताऊं कि जो ये है सीरीज इसमें जो बनेगी वो ये बनेगी, आप देखिए ये है 1946, ये है 1942 और ये है 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो सीरीज बनी आपकी 3-1, 3-2-1, यानी कि आंसर हुआ आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा काकतीय वंश से संबंधित से अति महत्वपूर्ण समुद्र बंदरगाह था? काकीनाडा, मोटपल्ली, मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम या नेल्लूरू। देखिए भाई एक बात बताइए, काकतीय जो वंश था इसके जो एरिया था वो तेलंगाना वाला एरिया था, आंध्र प्रदेश वाला एरिया था, और इसमें बहुत जो इंपॉर्टेंट राजा हुए, बहुत शक्तिशाली राजा, उनका नाम था गणपति देव। और ये इनका जो बंदरगाह था वो था मोटपल्ली, इनका मेन जो बंदरगाह था वो था मोटपल्ली। तो इसका आंसर हुआ बी। और इसमें जो बताया गया है वो ये बताया कि सबसे शक्तिशाली राजा गणपति देव, मोटपल्ली बंदरगाह पर इसने अभय सरनम नामक एक आदेश जारी किया था, अभय सरनम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वस्ववादियों की मान्यता थी कि द्रग विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। कौन सा सही है? देखो भाई, ये सूत्रांतिक और क्या है सम्मितीय, ये जैन से नहीं, ये बौद्ध से थे, ये थे बौद्ध से। तो ये तो गलत हो गया, फर्स्ट तो गलत हो गया। सर्वस्ववादियों की मान्यता फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान होते हैं, ये सही हुआ। तो इसका आंसर हुआ केवल 2। और इसमें आप एक बात याद रखना, हाँ मैं एक चीज और बता दूं, जो सूत्रांतिक है ये जो सुत पिटक है, बौद्ध धर्म का सुत पिटक, उसके नियमों को इसमें दिखाया गया है, तो इसलिए इसको सूत्रांतिक कहा गया। और इनका ही मानना था कि जैसा ब्रह्मांड अंदर और बाहर दोनों जगह समान है, और उसकी वास्तविकता यही है कि वे दोनों जगह स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एक बार देख लीजिए, बोधिसत्व पदम पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, और ये है कहाँ? देखिए, जो पदम पाणी है, जैसे इंग्लैंड में है ना मोनालिसा, उसकी मुस्कुराहट, ऐसे ही पदम पाणी एक बोधिसत्व है, और ये अजंता की गुफाओं में है, और अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें एक पेंटिंग है ये, और ये केव नंबर 17 में जो बुद्ध के महाविष्क्रमण और उनका जो ग्रह त्याग और जो उनका निवारण है, महापरिनिर्वाण, इन सब के बारे में चित्र बनाए गए हैं। और उसी में बोधिसत्व जो ये हैं पदम पाणी, इनकी भी कल्पना की गई है और इनके भी गुणों को बखान गए हैं, उनके भी चित्र बनाए गए हैं। तो इसका आंसर हुआ अजंता। अजंता कहाँ है? अजंता की गुफा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो इसमें जो बताया गया है वो ये है पदम पाणी का चित्र, आप देख सकते हैं, ये पदम पाणी का चित्र है। और इसमें बोधिसत्व जो है गुफा नंबर 17 है, ये गुफा नंबर 17। अजंता में लगभग की गुफा मोनूमेंट्स हैं। अजंता में बहुत सारे गुफा मोनूमेंट्स हैं जो लगभग दूसरी सेंचुरी से 5वीं-6वीं सेंचुरी तक संबंधित है। अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ये पदम पाणी का आप चित्र देख सकते हैं, और कितनी अच्छी पेंटिंग है। ये 2री शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी तक का ये पेंटिंग है अजंता की। और आप ये देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग उस समय ये बनाई गई है, और आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने अच्छे कल्पना वे लोग करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा, जैसे सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है,
अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। देखिए जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, एक अरसवल्ली सूर्य मंदिर भी है, और इसमें है फर्स्ट, केवल फर्स्ट है सूर्य मंदिर, तो इसका आंसर है ए, अरसवल्ली। अरसवल्ली जो एक जगह है आंध्र प्रदेश में, श्रीकाकुलम, वहां पर स्थित है, श्रीकाकुलम के पास स्थित है, और ये एक सूर्य मंदिर है। ठीक है, ये आपके जो क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन आपके समाप्त हुए 2017 में आए हुए जो इतिहास के क्वेश्चंस हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो 2016 में आएंगे, और बल्कि अब मैं 2016, 15, 14 नहीं करा के ये कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक क्वेश्चन लिए जाए, जिससे पिछले 30 सालों के सभी क्वेश्चंस हम कवर कर लें और जल्दी से जल्दी कर लें। और मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें दूसरे स्टूडेंट्स में भी, और इससे हमें थोड़ा सा और प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।